बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। ख़ित्ते में सूरत हाल दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है और मैदान जंग में ईरान ने अपनी ताकत और अज़्म से दुनिया को हैरान कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से हथियार डालने का मुतालबा करते हैं और ताल्लुकात बहाली के लिए हर मुमकिन पेशकश भी करते हैं, लेकिन एक ही दिन बाद फ़ौज भेजने की वार्निंग देते हैं, जिससे आलमी मंजरनामा मज़ीद पेचीदा हो गया है। सऊदी अरब में ईरान के सफ़ीर अली रज़ा अनायती ने सऊदी हुकूमत के ऐलान को सराहा है कि मुमलकत की फ़ज़ाई, ज़मीनी और समंदरी हदूद ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगी, जिस पर ईरान शुक्रगुजार है। ईरान ने भी दुश्मन के कम्युनिकेशन, रडार और जासूसी आलात को निशाना बनाकर दिफाई निज़ाम कमज़ोर करने की हिकमत अमली अपनाई है, ताकि अपनी फ़ज़ाई और ज़मीनी दिफाई ताकत को मजबूत किया जा सके। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने कहा है कि ईरान तवील जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और नई किस्म की स्ट्रैटेजिक हथियार मुतारिफ कराए जाएंगे जो अभी तक मैदान जंग में इस्तेमाल नहीं हुए। उन्होंने वाज़िया किया है कि अब तक जो हमले किए गए वो ईरान की असल सलाहियत का महज 1% थे और मुस्तकबिल में कार्रवाइयाँ मज़ीद शदीद और वसी होंगी। वादा सादिक ऑपरेशन की 70वीं लहर में अमरीकी स्ट्रैटेजिक अहदाफ बशमूल बिन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सहूनी वजारत जंग को निशाना बनाया गया और 7 से ज़ायद जदीद रडार निज़ाम तबाह हुए, जिससे अमरीका और इसराइल की निगरानी की सलाहियत शदीद मुतासर हुई है। CSIS के रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पहले 100 घंटे में अमरीका ने $3.7 अरब खर्चे, यानी पाकिस्तान के सालाना दफाई बजट का तकरीबन निस्फ, और यौमी औसतन $891 मिलियन यानी तकरीबन 2.48 खरब रुपए इस जंग पर अभी तक खर्चे गए। अमरीका और इसराइल हमले भी जारी हैं। नाज़रीन, तेहरान यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाकों पर बमबारी, शिराज, करमानशाह, मरकज़ी और खरासान समेत दीगर शहरों पर फ़ज़ाई हमले किए गए और अब तक शुहदा की तादाद 1332 हो गई है। अब सवाल ये है कि ईरान की मजबूती और अज़्म के सामने अमरीका और इसराइल क्या नया कदम उठाएंगे? खित्ते में अमन की उम्मीदें किस तरह मुतासर होंगी और आया सफारती सालसी के ज़रिए कशीदगी कम हो सकेगी या ये तनाज़ा मज़ीद तूल पकड़ेगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है नगमाना हाशमी साहिबा ने और मंसूर जाफ़र साहब ने। आप दोनों बैनुल अक़वामी अमूर के माहिरीन हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। नगमाना जी, लेट मी स्टार्ट विद यू। ईरान ने अमरीका और इसराइल के ख़िलाफ़ जो बैलिस्टिक मिज़ाइल्स और ड्रोन हमले, इंटेलिजेंस और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, क्या वाज़िया तौर पे आप ये मानती हैं कि इस हिकमत अमली ने अमरीकी और इजरायली निगरानी और डिटरेंस की सलाहियत को अमली तौर पर नुकसान पहुंचाया है? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिस किस्म की हिकमत अमली ईरान ने अपनाई है और जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल तरीके से इस नाजायज हमले का जवाब दिया है, उसने ना सिर्फ अमेरिका को, इजराइल को भी काफी हिला के रख दिया है। बल्कि मुझे आप जब इंट्रो दे रहे थे तो मुझे एक हंसी भी आ रही थी कि कल ही आप देखें इजराइल का बयान था कि जी ईरान जो है वो क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ, जो कि वॉर क्राइम्स के जुमरे में आता है। तो मैं हंस रही थी कि जी आपने तो 60,000 बच्चे मार दिए, उसके बाद 160 छोटी छोटी मासूम बच्चियां तेहरान में मार दी, और अब आप ये तमाम शहरों में बेसिकली आप सिविलियन टारगेट्स पे हमले कर रहे हैं। तो ये सब भी तो वॉर क्राइम्स में आता है। हैविंग सेड दैट, जिस तरीके से ईरान ने इसको बहुत समझदारी से, बहुत रेजिलियंस से, बहुत हिम्मत से जवाब दिया है और जवाब दे रहा है, आई थिंक इससे इस पूरे खित्ते का जो ओरिएंटेशन है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, स्ट्रेटेजिक हो, उसमें आप तब्दीली देखेंगे और इसके असरात आपको ऑलरेडी नजर आने शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखिए, ऑलरेडी सऊदी अरेबिया ने कह दिया है कि हम बिल्कुल अपनी टेरिटरी नहीं इस्तेमाल होने देंगे।
हाँ। ईरान ने कह भी को खत भी लिख दिया है, ईरान ने उसका जवाब भी दे दिया है। बाकी गल्फ ममालिक भी इसी तरफ जा रहे हैं। और सबसे अहम बात कि इंडोनेशिया ने, इफ इट्स नॉट फेक न्यूज, तो इंडोनेशिया ने भी अपनी जो मेंबरशिप है उसे सस्पेंड कर दिया है बोर्ड ऑफ पीस पीस में से। से। जी। तो देखिए हालात चेंज हो रहे हैं और बहुत तेजी से ये रियलाइजेशन आ रही है मुस्लिम ममालिक में कि हमें ईरान के साथ खड़ा होना होना चाहिए, चाहिए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अदरवाइज ठीक। बहुत फर्क रास्ते पे चली जाए। ठीक। अच्छा मंसूर साहब, जो इस वक्त नगवाना जी कह रही हैं, अगर इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलें, कल हमने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ईरान को मुज़ाकरात और तल्लुकात बहाली की पेशकश की और अगले ही दिन फिर फौजी वार्निंग दे दी। क्या ये अमेरिका पॉलिसी में कोई वाज़िया तज़ाद आप इसको देख रहे हैं, कन्फ्यूजन की अलामत है, या दानिस्ता तौर पर जिसको हम लोग कहते हैं कैरेट एंड स्टिक वाली हिकमत अमली, वो इस वक्त अमेरिका की तरफ से हम देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। काश हम इसे किसी पॉलिसी का नाम दे सकते, और इसे अगर कोई कैरेट एंड स्टिक भी कहा जाए तो शायद कोई बाय एनी स्ट्रेच एंड लॉ मोरालिटी ये जस्टिफाइड हो। इशू ये है कि उनकी कोई पॉलिसी ऐसा है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने मिलिट्री माइट और अपने ताकत के नशे में एक बदमस्त हाथी की तरह जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों पे चढ़ दौड़ना, और ख़ासतौर पे मुसलमान मुल्कों, चाहे उसमें फ़लस्तीन शामिल हो, ईरान शामिल हो। अब तो उन्होंने एक अपना नया टारगेट जो है वो भी अनाउंस कर दिया कि अगली बारी जो है वो क्यूबा की है। जी। तो आप ऐसे ऐसे मुल्क के सदर से क्या तवक्को रख सकते हैं कि वो अपने मुल्क के टैक्स पेयर के लोगों के साथ सिंसियर है, या वो अपने यहाँ जो एक वॉर इंडस्ट्री, जो उनके बहुत बड़े फाइनेंसर, जो उनके इलेक्शन में पैसा देने वाले यूज हैं, आईपैक के मेंबरान हैं, उनके साथ सिंसियर हैं? तो ये तो कोई ऐसी पॉलिसी का इजहार ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक, जैसे कह लीजिए, वक्त गुजारी का एक तरीका है, और उसके जरिए सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने आप को उन बेसिक जो 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 उनके मसाइल हैं उनसे तवज्जो खुद भी हटाना है और दुनिया की तवज्जो भी उन मसाइल से हटाना है। क्योंकि आपके इल्म में है कि इस जंग से पहले जिन फाइल्स का बड़ा चर्चा रहा है, जेफरी एपस्टीन फाइल जी, उसके हवाले से तो बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम सामने आने लग गए थे। और अब भी इस यानी जंग के दिनों में भी खासतौर पे जो लेटेस्ट फाइलें निकली हैं उसमें तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब की बड़ी खराफात जो है वो सामने आई हैं। तो ऐसे में यकीनन इस नौइयत की एक स्मोक स्क्रीन पैदा करके जंग के बादल फैला के उनको 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 बदले के लिहाज से आश्कार करके तो अपने उन कमजोरियों पे, खामियों पे पर्दापोशी की कोशिश की जाती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अमेरिका और ख़ासतौर पे उनके बड़े जमहूरियत के और इंसानी हकूक़ का प्रचार करने वाले लोग, वो इस किस्म के इक़दाम के हवाले से वो कंडेमनेशन या वो एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा रहे हैं जो उनका खासा समझा जाता रहा है। वो आज भी सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब के हर कही हुई बात को कानून और कौल फैसले कह के मान रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि अमेरिका की अपनी साख और अपना स्टेचर जो है उसके बहुत ही खिलाफ जाएगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल ठीक है। नगवाना जी, ईरानी पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि जंग में अभी तक इस्तेमाल ना होने वाले स्ट्रैटेजिक हथियार मुतारफ कराए जाएंगे, जबकि ईरान मुसलसल मिसाइल और ड्रोन सलाहियत का मुजाहरा भी कर रहा है। पूरी दुनिया इसको देख रही है। आपके नज़दीक ये वाकई कोई मुमकिन गेम चेंजर अस्करी सलाहियत हो सकती है, या ज़्यादा इम्कान यही है कि ये नफसियाती और स्ट्रैटेजिक दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली हो? मेरा ख्याल है ये क्या कहते हैं, दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली तो मुझे नहीं नजर आती। क्योंकि अभी लेटेस्ट एक जो खबर आई है कि ईरान ने अपना जो डिफेंस एविएशन का नेविगेशन का सिस्टम है वो काफी ज्यादा जीपीएस से हटा के, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से हटा के चाइनीज बेदों पे कर लिया है। दूसरा ये थोड़ी सी आई थिंक मिसकैलकुलेशन हुई है अमेरिका से, या काफी ज्यादा मिसकैलकुलेशन हुई है, बिकॉज दे थॉट कि जी इस वक्त क्योंकि चीन नहीं चाहता कि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बने और रशिया भी जरा काफी मसरूफ है, तो हम इसकी आड़ में ये हमले कर देंगे और ये हमें डोमेस्टिक उसमें काम आएगा। क्योंकि अभी देखें जो डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसीज हैं और जो टैरिफ्स हैं
उससे नुकसान जो हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट और कीमतें जो बढ़ रही हैं वो सबसे ज्यादा तो अमेरिका में खुद बढ़ रही हैं। सो ही थॉट के हम एक ईरान को हरा देंगे, सारे मिलके मारेंगे वो, और एंड देन इट विल बी अ बिग इलेक्शन विनिंग थिंग इन द मिड टर्म इलेक्शंस। तो वो अब उनके गले पड़ गया है। और ये बिल्कुल, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ईरान इस तरह ब्लफ नहीं करता है। ठीक है। ईरान ब्रिंकमैनशिप का बादशाह है, लेकिन वो किस्म का दावा नहीं कर सकता जब तक उसके पास कैपेसिटी न हो। बिल्कुल और ठीक जो है। जो उन्होंने अभी तक दिखाया है उसने ही इजराइल और अमेरिका को काफी हैरान कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो आगे आई एम श्योर कि उनके पास कोई कैपेबिलिटी है जो वो डेफिनेटली फिर बाद में इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस वक्त तो उनका मिसाइल भी इतना इस्तेमाल नहीं वो कर रहे, अभी तो वो उससे कम वाले मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने चल रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाइपरसोनिक इतने नहीं किए। बिल्कुल सही मंसूर साहब, लेकिन एक और पर्सपेक्टिव अगर मैं उस पर आपकी थोड़ा सा तज्जिया लूँ, तेहरान यूनिवर्सिटी समेत शहरी इलाकों पर हमलों के बाद इंसानी नुकसान की खबरें बहुत ज़्यादा सामने आई हैं, पूरी दुनिया को कंसर्न भी है। आपके नज़दीक ऐसे हमले आलमी राय आमा को और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो एक सिचुएशन है, सफारती हो या सियासी हो, आपको लगता है उस पर कोई दबाव डाल सकते हैं? और अगर डाल सकते हैं तो अभी तक क्यों नहीं उस पर इंप्लीमेंट हो सकी चीजें? मंसूर साहब, मैं बड़े अफसोस से कहूंगा कि इस दुनिया, खासतौर पे जिसे आजकल हमें बड़ी इंसानी हकूक की और रोशन ख्याल दुनिया कहते हैं, इसी की आंखों के सामने 2.5 साल तक इससे बड़ी तादाद में जो ह्यूमन एंड मटेरियल लॉस होता रहा है फलस्तीन के अंदर, उस पर दुनिया ने क्या जिसे कहना चाहिए शोर वबेला किया कि उनसे हम तवक्को रखें, क्योंकि यहाँ पे भी विक्टिम मुसलमान है और अग्रेसर वही अमेरिका और इसराइल है। तो लिहाजा वो जो एक जिसे कहना चाहिए एक टैसिट किस्म की सपोर्ट और खामोशी जो है, उसी की वजह से मैं समझता हूँ ऐसी ताकतों को, ऐसे जारे ममालिक को जो है वो हौसला मिलता है। आज भी आप देखिए कि यूरोप जो है वो खामोश है। यूरोप इस हवाले से क्यों खामोश है, अब इसकी वजाहत यकीनन यूरोप को करना होगी कि वो इनडायरेक्टली इस जंग के हक में है, इसको सपोर्ट करते हैं, या वो हकीकी मानों में अगर खिलाफ है तो फिर वहाँ पे उस नौइयत का एहतजाज जो उनके सरकारी हल्के हैं या जो अवामी प्लेटफॉर्म है वहाँ से क्यों देखने में नहीं आ रहा। तो इस वक्त तो लग यही रहा है कि वो जो एक दुनिया की जो तकसीम है, जो इस्लामी दुनिया की और ख़ासतौर पे जो इस्लामिक कॉजेज़ हैं, उनको एक लिहाज से बिल्कुल एक तरह एक अलग करके और उनको अकेला करके जो मारने की जो स्ट्रेटजी है वो हमें ईरान के अंदर भी दिखाई दे रही है। और ये मेरा ख्याल है जो खित्ते के दीगर ममालिक जो इस वक्त किसी न किसी दर्जे में ईरान की रैत का शिकार है, उसके गैज़ो गज़ब का शिकार है, कि उनके भी एक लेसन है कि जिस तरीके से माजी में वो ईरान के पड़ोस में बैठ के ईरान के खिलाफ होने वाली साजिशें या इसके एटमी प्रोग्राम के हवाले से होने वाली जितनी भी मुशगाफियाँ हैं उस पर वो एक साइलेंट स्पेक्टेटर थे। तो कल को उनकी बारी भी आ सकती है, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा जो एसेट और इस नौइयत की चीजें मौजूद है कि जिनको बुनियाद बना के या इवन उसको बेबुनियाद इल्जाम लगा के, जैसे तारीख रही है इस खित्ते की कि चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान हो, वियतनाम हो, सारे के सारा उसमें ये झूठे इल्जाम और बेबुनियाद नारे ही जो है इस नौइयत के लश्कर कशी के लिए इस्तेमाल होते रहे। तो बाइद नहीं है कि कल को यही ताकतें जो है वो कल को दुबई और कतर को निशाने पे रख ले, बिल्कुल कल को वो सऊदी अरब को इसी नौइयत की हिट कर दे। तो अब मैं समझ रहा हूँ जरूरत इस अमर की है कि डी एस्केलेशन की तरफ जाया जाए, और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट खित्ते में देखने में आई है। हमारे जो फील्ड मार्शल हैं इस वक्त सऊदी अरब मौजूद है और उनकी वहाँ जो वजीर दिफा है उनसे मुलाकात हुई है, और उसके फौरन बाद जो एक बड़ी इंकरेजिंग साइन आज हमें पेज़ेश्कियान साहब के एक रिकॉर्डेड टेलीविजन खिताब की सूरत में सुनने को मिला कि जिसमें उन्होंने माजरत की अपने इन हमसाया मुल्कों से और माफी मांगी कि उनकी तरफ से जो हमले उनके यहाँ होते रहे मुख्तलिफ आदाफ में, मुख्तलिफ जगहों पे, उसकी उन्होंने एक लॉजिक और रीजन ये बात बताई क्योंकि ये तमाम इस वक्त अमेरिका के जो इब्तदाई हमले थे, इब्तदाई 2-3 दिनों में उनकी जो बड़ी टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग उनके रूहानी पेशवा जो हैं, जो रहबर आला, उनको भी असैसिनेट कर दिया गया। तो वो जो एक पूरा चेन ऑफ कमांड था वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल ठीक है। में जो उनकी जो पासदारान इनकलाब के जो यूनिट्स थे मुख्तलिफ शहरों के अंदर, वो इंडिपेंडेंटली प्ले करते रहे और उनकी तरफ से उस गम और गुस्से के अंदर इस नौइयत की एक्टिविटीज हुई
जो यकीनन एक सेंट्रलाइज कमांड के होते हुए वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ठीक। यही वजह है कि जंग के दिनों में कभी भी जो सरबराह मुमलकत है या इस नौयत के जो फैसला साज इदारे या अफराद होते हैं उन्हें कभी भी असैसिनेट नहीं किया जाता क्योंकि जंग को हतमी तौर पे जब आपने कंक्लूड करना है तो इन्हीं लोगों के साथ मुज़ाकरात की मेज पे बैठना है और उनसे फिर आपने या तो शिकस्त पर दस्तखत करवाने हैं या फिर आपने उनको किसी तरीके से अपना असीर बनाना है। नगवाना ठीक हो गया, क्योंकि अब ठीक। नगवाना जी, एक और चीज़, एक तो आबनाए हुरमज़ के ऊपर कहा जा रहा है कि जी कहा गया है ईरान की तरफ से कि सिर्फ अमरीकी और इजराइल जो शिप्स हैं वो नहीं जाएंगी, बाकियों को हम कुछ नहीं कहेंगे, ये भी अभी इतलात आ रही हैं। और अगर मैं थोड़ी सफारती सिचुएशन, बिकॉज आप यू बीइंग फॉर्मर एम्बेसडर, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, ये जो इस वक्त सफारती इशारे हम देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो तनाज़ा है ये कुछ चंद हफ्तों तक महदूद जंग के तौर पर ख़त्म हो सकता है, या आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें एक ख़तरनाक जोन की तरफ भी जा सकती हैं और ये एक्सटेंड भी हो सकती हैं? इसके ऊपर आपका क्या एनालिसिस है? पहली बात तो आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तो उसमें देखिए पहले ही उन्होंने चाइना को कहा था कि आपके जहाज जा सकते हैं, अब उन्होंने बाकियों को भी कह दिया। और ये प्लीज नोट करें कि अभी ईरान ने प्रैक्टिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद नहीं किया, ना उसमें कोई जहाज डुबोया, ना उसमें कोई माइनिंग की। अभी तो सिर्फ उन्होंने कहा है कि आके दिखाओ फिर हम तुम्हें बताते हैं। जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अब तमाम अपनी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं और शिपिंग कंपनीज हैं कि जी हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे इन द सेंस कि हम कॉस्ट शेयरिंग करेंगे, हम पैसे वैसे दे देंगे उनकी हाई कॉस्ट ऑफ शिपिंग के, लेकिन कोई जाने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। आई थिंक कि ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी, जहां तक आपके दूसरे बहुत अहम सवाल का ताल्लुक है, तो देखिए मेरी नाकिस राय में तो जब तक ईरान इनकी इजराइल पे और अमेरिका पे इस वॉर की कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं कर देता कि वो बेसिकली घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएं और कहें कि अब हमें अमन करना चाहिए। ऑलरेडी उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और नुकसान कुछ डायरेक्ट है कुछ इनडायरेक्ट है। देखें तमाम गल्फ स्टेट्स अब अपना, उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि वो जो एक सेफ हेवन्स कहलाती थी फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर टूरिज्म, फॉर टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, एविएशन हब बन गया था, वो खत्म हो रहा है। और लोग का इस खित्ते में जो एक ट्रस्ट था कि जी हमने अपनी सिक्योरिटी अमेरिका के हवाले की है और अमेरिका हमें डिफेंड करेगा, तो वो बिल्कुल एक्सपोज हो गया। अमेरिका तो डिपेंड नहीं कर पा रहा। तो आई थिंक ये आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर डालेंगे गल्फ स्टेट्स भी। सऊदीया ने तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया है। द वेरी फैक्ट कि सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क अमेरिका के पास नहीं गया कि मीडिएशन करे ईरान के साथ, चीन के पास गया है वो, जिसकी वजह से ये मीडिएशन हुई है और उनके लेटर्स एक्सचेंज हुए कि हम अपनी सरजमीन नहीं इस्तेमाल होने देंगे सऊदीया की, और ईरानियों ने सऊदी गवर्नमेंट से अपोलोजाइज किया है। तो आई थिंक बहुत बड़ी चेंजेस आप देख रहे हैं, सटल हैं लेकिन बड़ी। बिल्कुल ठीक है। नगवाना हाशमी साहिबा, मंसूर जाफर साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता एक बार फिर आलमी ताकतों की खुफिया जंगों का मरकज़ बन चुका है और बरतानवी जरीदे द फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक करके वीडियोस और सिक्योरिटी डेटा हासिल किया गया, जिसका तज्जिया करने के बाद जदीद एल्गोरिदम्स और मसनूई ज़हानत AI जैसे टूल्स इस्तेमाल किए गए। जबकि इस तहकीकाती बुनियाद पर इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि इस डेटा की मदद से इसराइली इंटेलिजेंस ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की नकलो हरकत, उनके मुहाफ़िज़ों की सिक्योरिटी पैटर्न का तफसीली जायज़ा लिया और फिर मुनासिब वक्त पर कार्रवाई अमल में लाई गई। अगर ये दावे दुरुस्त हैं तो सवाल सिर्फ एक शख्सियत तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये वाज़िया करता है कि क्या अब मसनूई ज़हानत खुफिया ऑपरेशंस और टारगेट किलिंग की नई बुनियाद बन रही है? क्या मुस्तकबिल की जंगें बंदूकों या मिसाइलों से ज़्यादा एल्गोरिदम्स और AI से लड़ी जाएंगी? और क्या रियासती निगरानी के निज़ाम खुद रियासतों के ख़िलाफ़
इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को समझने के लिए वेरी ग्रेटफुल मुझे ज्वाइन किया है कंवल चीमा साहिबा ने। आप IT एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। कंवल जी फरमाइएगा, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के खिलाफ जिस नौयत की AI बेस्ड मल्टी लेयर्ड निगरानी बयान की जा रही है, क्या मौजूदा फौजी AI सिस्टम फोन्स मेटा डाटा की अगर मैं बात करूं, लोकेशन हिस्ट्री, CCTV फीडर्स, सैटेलाइट और इमेजरी को इंसानी इंटेलिजेंस रियल टाइम डाटा फ्यूजन के जरिए ऑक्शनरेबल टारगेटिंग मॉडल में तब्दील करने की क्या तकनीकी सलाहियत रखती है जी? हमें वही पता है जो कि पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स में आता है, और वो ये है कि इसराइली इंटेलिजेंस के पास अपने AI के सिस्टम्स हैं। नाम लिया जाता है लेवेंडर का, नाम लिया जाता है एक और है उसका हैसबोर्ड, जिसको द गॉस्पेल वो कहते हैं, जिसमें वो बहुत सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स के थ्रू एक किल चेन बनती है। उसके अंदर बहुत सारा डेटा जाता है, मूवमेंट जैसे आपने कहा, सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज, ट्रैफिक लाइट्स जो है उन्होंने तेहरान की, कहा जाता है कि कोई काफ़ी कई महीने पहले से हैक की हुई थी और वहाँ से उनको डेटा जा रहा था, और जो कि उनके ग्राउंड पे स्पाइस थे, जो कि उनके ग्राउंड पे इंटेलिजेंस अवेलेबल थी, उससे भी डेटा जाके कोरिलेट करके पूरी किल चेन बनती है। ये जो उनके AI के सिस्टम्स हैं, ये उन्होंने गज़ा में भी इस्तेमाल किए, बल्कि गज़ा में ये भी रिपोर्ट सामने आई कि उन्होंने बग़ैर ह्यूमन इंटरवेंशन के डायरेक्ट इंटेलिजेंस इनपुट्स के थ्रू टारगेटिंग की है गज़ा में। क्योंकि ये जो इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, ये आइडेंटिफाई भी करते हैं सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स को, और जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स हैं, और आइडेंटिफाई करते हैं और टारगेट्स को भी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स हो सकते हैं या कोई टनल टारगेट हो सकते हैं। जो भी टारगेट उन्होंने करना है, ये जो AI के सिस्टम्स हैं, ये उन टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये एक बहुत, देखिए जो आपके पास, आपने देखा है जो आपके पास AI के हमारे पास टूल्स हैं, कंज्यूमर ग्रेड टूल्स हैं, अब तो वही काफ़ी एडवांस्ड हो चुके हैं। तो ये तो मिलिट्री ग्रेड टूल्स हैं जो कि कंज्यूमर ग्रेड टूल्स से बहरहाल एडवांस्ड होते हैं। ठीक, कुछ बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में लोगों को समझने के लिए हमें बड़ी ज़रूरी है पूछनी आपसे। डाटा फ्यूजन की अगर मैं बात करूं तो AI हेट्रोजीनियस सोर्सेज, जैसे हम स्ट्रक्चर्ड में मेटा डाटा की बात करते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड में वीडियो ऑडियो को लेते हैं, ये किस तरह को रिलेट करती हैं? क्योंकि इसके लिए कोई ग्राफिक डाटाबेसेस की ज़रूरत होती है, ट्रांसफ़र मॉडल्स की ज़रूरत होती है, ये किस तरह ऑपरेट करता है? देखिए, पहले जो आपके अर्लियर मॉडल्स आए थे AI के, उसमें उसको कहते थे कि बहुत ही ANI, बहुत ही आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स जो है, वो जो नेचुरल लैंग्वेज इनपुट है, सिर्फ उसको इस्तेमाल करके तो आउटपुट जनरेट कर सकती है। देखिए, पहले मैं आपको बताती चलूँ कि AI जो है, जिस तरह से आप पहले अंडरस्टैंड करते हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है of how computer systems work, AI does not work in that same way. Computer systems पहले जिस तरह से काम करते थे, प्रोग्रामिंग पहले काम करती थी, आपको पूरा एक एल्गोरिदम, पूरा एक प्रोग्राम देना पड़ता था, इंस्ट्रक्शंस, कोड बाय कोड इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती थी तो टू मेक इट डू समथिंग, ठीक है। कोई भी वो उस एल्गोरिदम को फॉलो करके ही, और वो एल्गोरिदम जो है वो ह्यूमन इनपुट होता था, ठीक है। अब जो है वो जो AI है, इट वर्क्स इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे। ऑटोनमस होता है AI। AI में ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो जाती है। AI में आप बहुत ज़्यादा पीछे फीड कर देते हैं, कंप्यूट फीड कर देते हैं, स्टोरेज फीड कर देते हैं, और फिर डेटा देते हैं उसे, और फिर उसको गोल्स देते हैं। तो मशीन लर्निंग वर्क्स इन दिस वे कि जब आप उसको गोल्स देते हैं, वो खुद अपने एल्गोरिदम्स बनाता है, खुद फिगर आउट करता है, बहुत ज़्यादा ट्रायल्स एंड एरर्स, बिलियंस ऑफ इनपुट्स और बिलियंस ऑफ ट्रायल एंड एरर कंप्यूटेशंस के बाद जो है वो एक पहुंचता है एक रिजल्ट के ऊपर, एक कंप्यूटेशन पे। और जो AI आप आज यूज करें, दैट्स द वर्स्ट AI दैट यू विल एवर यूज इन योर लाइफ। लेट मी रिपीट दैट। जो AI आप आज के दिन देख रहे हैं, आज की जो भी तारीख है, पता नहीं क्या तारीख है आज, मगर आज सैटरडे है, जो भी आज आप AI यूज कर रहे हैं, वो कल 7 तारीख है, तो जो 9 तारीख और 10 तारीख और 8 तारीख को AI होगा, वो उससे बेहतर होगा, क्योंकि AI इसी तरह इवॉल्व करता है। जब वो नए इनपुट सीखता है, वो बेहतर और बेहतर होता जाता है। तो इस तरह जो डेटा फ्यूजन होता है, अब जो AI है
उसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं, बल्कि वीडियो इनपुट, ग्राफिक इनपुट, पिक्चर्स की इनपुट, स्ट्रीम्स की इनपुट, वो सारे को कोरिलेट कर सकता है। वी आर मूविंग टूवर्ड्स, इसको कहते हैं वी आर मूविंग टूवर्ड्स AGI, विच इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, विच इज कि बहुत सारे इनपुट्स को कोरिलेट करके और वो एक आउटपुट देता है। और जो आउटपुट है वो पहले जो आउटपुट होती थी वो एक वेल डिफाइंड आउटपुट होती थी। अब जो है वो जैसे ह्यूमन बींग्स जो इंटेलिजेंस, हम कहते हैं हम इंटेलिजेंट हैं। हम इसलिए इंटेलिजेंट है क्योंकि हम बहुत सारे डेटा सोर्सेज के थ्रू एक डेटा के ऊपर इन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, एक डेटा के ऊपर एक इंटेलिजेंट एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं जिसके पीछे हमारा पूरा एक्सपीरियंस हो, हम उससे वी कैन ड्रॉ इन फ्रॉम दैट। तो इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यही करती है कि वो इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकती है फ्रॉम मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेज। और अब जो AI है वो मल्टीपल इनपुट्स को इस्तेमाल। अच्छा, लेकिन अब मैं इसको अगर थोड़ा सा जो आप अभी फरमा रही हैं इससे अगर थोड़ा सा आगे लेकर चलूं, अगर पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस की अगर हम बात करें जो हम लोग देख रहे हैं और बताया जा रहा है, इसके लिए AI को कम से कम कितना हिस्टोरिकल डेटा दरकार है और वो किस तरीके से रोजमर्रा के रूट्स हों, सिक्योरिटी तब्दीलियां हों या गैर मामूली सरगर्मियों को एनॉमली डिटेक्शन के जरिए अलग करती है, ये भी जरा इस पर भी रहनुमाई फरमाएं। देखिए AI जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कंज्यूमर ग्रेड AI की बात करते हैं जी, कंज्यूमर ग्रेड AI में भी जब AI से बात करना शुरू करते हैं और अगर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन मॉडल है जिसमें आप प्लस यूज करते हैं ओपन AI का, तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे कि AI आपको जानना शुरू कर देती है। ठीक है, आपकी एक प्रोफाइल बननी शुरू हो जाती है और वो आपके लिहाज से वो आपका काइंड ऑफ आपके रंग में, ढंग में आपको जो है वो आउटपुट देना शुरू कर देती है। तो बिल्कुल इसी तरह AI के पास ये सलाहियत है कि जो पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस जो कि इस वॉर में कहा जा रहा है कि बहुत इस्तेमाल हुआ है कि किस वक्त क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, कहाँ पे जाया जाता है, किस तरह से जिंदगी को गुजारा जाता है, उसके मुताबिक प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो रहा था जिसपे ये बताया जा रहा था कि वेयर कुड द, अच्छा, और इसमें इन्होंने एक और चीज भी की, इन्होंने ये किया कि दे डिड नॉट ओनली रिलाई ऑन अ सिंगल सोर्स। सो अब जो एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इसराइल ने 2 या 3 डिफरेंट टीम्स बनाई हुई थी जहां पे बिल्कुल वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से काम कर रहे थे। दे वर कंप्लीटली वर्किंग इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। और जब उन तीनों टीमों ने एक ही आउटपुट दिया और एक ही प्रिडिक्टिव बात की कि खामेनी वुड बी हियर, और जब वो डेटा कोरिलेट हुआ फ्रॉम 3 डिफरेंट सेपरेट टीम्स, तो उसके बाद दे टुक द डिसीजन टू अटैक दैट लोकेशन। बिल्कुल ठीक है। साइबर रसाई की अगर मैं बात करूं हासिल होने की सूरत में AI खुदकार तौर पर लाखों घंटों की वीडियो में से मखसूस चेहरे, जिस तरह आप फरमा रही हैं, चाहे वो गाड़ी हो या मूवमेंट सिग्नेचर हो, वो निकाल सकती है। और मौजूदा जो इस वक्त बताया जा रहा है फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की अमली एक्यूरेसी हाई सिक्योरिटी अहदाफ के लिए मामले में किस हद तक उसका जो परसेंटेज होती है उसको आप एनालाइज करती हैं, वो कितने परसेंट तक उसको हिट करती है? इन दिस पर्टिकुलर केस जिस तरह आप फरमा रही हैं कि 3 जगहों पर इसको एवेल्युएट किया गया और फिर लोकेशन को किया गया, तो उसकी एक्यूरेसी 90% होती है, 100% होती है, किस तरह आप उसको देखती हैं फिर? लेकिन कहा नहीं जा सकता कि मिलिट्री ग्रेड की जो फेशियल रिकग्निशन है उसकी क्या एक्यूरेसी होगी, क्योंकि अगर आप कंज्यूमर ग्रेड की देख लें, आपका फोन जो है, जो नॉर्मल आईफोन है, वो आपका फेस आईडी करके तो वो खुल जाता है, विच मीन्स कि जो फेशियल रिकग्निशन इटसेल्फ की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है। और फिर उसी को आप अगर देख लें कि कंज्यूमर ग्रेड क्या टेक्नोलॉजी होगी, और फिर एक स्ट्रीमिंग डेटा के अंदर से फेस रिकग्नाइज करना इज़ ऑब्वियसली अ लॉट मोर डिफिकल्ट। हम अपने फ़ोन में तो जब करते हैं तो हम एक जगह पे खड़े होते हैं और फ़ोन को आगे करते हैं और हमारे फेस को उसको एनालाइज करने का टाइम मिलता है, मगर जब जो स्ट्रीमिंग डेटा होता है उसमें आपने देखा होगा बहुत फ्लीटिंग पिक्चर्स होती हैं, तो फेस एनालिसिस उस स्ट्रीमिंग डेटा के या स्ट्रीमिंग वीडियो के अंदर से करना काफ़ी
इज़ अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड। मगर ये बिल्कुल गज़ा में भी इस्तेमाल हुआ है। गज़ा में भी मल्टीपल रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पे उन्होंने फेशियल रिकग्निशन के थ्रू किल चेन्स बनाई हैं और मिलिटेंट को आइडेंटिफाई किया है। और यहाँ पे भी अभी यही रिपोर्ट्स हैं कि दे हैव यूज्ड इट। अच्छा, अब गज़ा में तो वो बिल्कुल एक्यूरेसी को किसी भाव में नहीं लाते थे। कोई बहुत एग्जैक्टली उनको ठीक। मसला नहीं हाँ हाँ है, तो वो चाहे जो मर्जी आ जाए, अगर किसी एक भी सिस्टम ने कह दिया वो इनएक्यूरेट था, कुछ भी था, दे डिडंट केयर अबाउट दैट। और वहां पे सिस्टम को ट्रेन करने का, देखिए एआई जो है वो ट्रेन होती है ठीक और उसको बहुत सारे इनपुट से, बहुत सारे डेटा से उसको ट्रेन किया। जैसे जैसे वो ट्रेन होती है, इट बिकम्स बेटर एंड बेटर एंड बेटर। सो गजा हैज, इन माय ओपिनियन, रिमेन्ड अ वेरी गुड प्लेस फॉर ट्रेनिंग दीज एआई सिस्टम्स। वहां पे उन्होंने ठीक एक्यूरेसी का भी ख्याल नहीं किया। पर ठीक इस केस में, खामिनी के केस में, इट वुड हैव बीन अ ह्यूज पॉलिटिकल डिजास्टर अगर वो गलत होता, मिस होता जिसकी तो वजह से ठीक एक्यूरेसी का इतना ठीक। ख्याल अच्छा, किया। लास्ट मुझे ज़रा बताइएगा, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए कंपाउंड का, जो अगर हमने जिस तरह बताया गया कि जी वर्चुअल स्ट्रक्चर मॉडल तैयार करने के लिए कौन से, अगर इसमें थोड़ी सी मैं डिटेल्स में आपसे पूछूं, कंपोनेंशियल टेक्निक्स जैसे कहा जाता है जी फाइनाइट एलिमेंट्स एनालिसिस या फिजिक्स इन्फॉर्म्ड न्यूट्रल नेटवर्क्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को आप कैसे एनालाइज कर रही हैं, इसमें क्या हुआ होगा? देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आप एआई को एक किसी भी किस्म का एक्सपर्ट बना सकते हैं, सही। ओके सो ठीक सो जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, ओके मगर इस तरह के इनपुट्स, एक एआई जो है, इट कुड बी जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज और स्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजीज एंड हाउ इट्स पुट टुगेदर, completely easily trained. You can completely easily train AI on any number of different inputs. जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आपने पहले अगर आप उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन देते, फॉर एग्जांपल टू पिक अप एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, तो उसके लिए you would have to define the whole spatial analysis, sine, trigonometry, cosines, ratios, exactly how to go, how to grasp. You would have to give it a lot of engineering inputs. You would have to exactly define the algorithm of how it would go. It would pick up something. It would close in on something, how it would pick it up. तो आपको पूरा well defined उसको एक देना पड़ता था। बट नाउ अगर आपने उसको आपको बिल्कुल ये कहने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट लाइक हाउ अ टॉडलर और ह्यूमन बीइंग लर्न्स, द गोल इज टू मेक अ मॉडल और द गोल इज टू पिक अप एन ऑब्जेक्ट. It is going to get to that through all the different knowledge that's out there that you feed into it, by analyzing that, by going through a process of machine learning and finally arriving to, और AI और humans में फिर ये फर्क आ जाता है कि जैसे कि आपने किसी बच्चे को ये कहा उठाओ, उसने पहली दफा उठाया, उसके बाद हो सकता है दूसरी दफा वो फिर फेल हो जाए, उसको दोबारा वो चीज याद ना रहे। मगर AI, once it does something successfully, once it's learned that, it never again, it will only get better from that stage. और दूसरा ये कि अगर एक बच्चा है तो वो दूसरे बच्चे को अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर सकता, मगर AI में अगर एक नोड ने, जो एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम में एक नोड है, अगर वो एक आउटपुट सक्सेसफुली दे देता है, तो उसके बाद दैट लर्निंग goes into all of the connected nodes within that system. So तो इस वजह से जो है वो ये आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल that is possible without going into a lot of human intervention into structuring the compound. Once it learns to structure any building, then it starts working on its own. बिल्कुल ठीक। कंवल चीमा साहबा, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, खलीज में ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान जारी जंग के असरात अब बराह रास्त पाकिस्तान की तवानाई, सलामती और मईशत तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी ने गैस बरामदात पर फोर्स मौजूर का ऐलान किया है, जिसका मतलब ये है कि जंगी सूरत हाल के बायस LNG की मामूल की सप्लाई मुतासर हो सकती है। याद रहे कि कतर दुनिया की तकरीबन 20% LNG सप्लाई फ़राहम करता है, इसलिए किसी भी रुकावट का असर फौरी तौर पर आलमी मार्केट और पाकिस्तान जैसे दरामदगी मुल्क पर पड़ता है।
उधर पाकिस्तान ने मुमकिना सप्लाई दबाव के पेश नज़र हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में कल रात 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है, जिससे महंगाई और अवामी दबाव मज़ीद बढ़ने लगा है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी हुकूमत को ख़बरदार किया है कि अगर खलीज की कशीदगी बरकरार रही तो सप्लाई में ताख़ीर, टैंकर्स के इंतज़ार और मार्केट में खौफ व हरास के इम्कानात बढ़ रहे हैं। इसी दौरान अरब ने यानबो बंदरगाह के ज़रिए पाकिस्तान को तेल सप्लाई जारी रखने की यकीन दहानी कराई है ताकि आबनाए हुरमज़ में कशीदगी के बावजूद तवानाई रसद बरकरार रखी जा सके। अब असल सवाल यही है कि क्या सऊदी अरब ताउन और मुतबादिल सप्लाई रूट्स पाकिस्तान को मुमकिना तवानाई बहरान से बचा सकेंगे या खलीज की जंग पाकिस्तान की मईशत और अवाम के लिए एक बड़े इम्तिहान में तब्दील होने जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है अरशद अब्बासी साहब ने। आप माहिर हैं तवानाई अमूर के। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, खलीज में जंग के दबाव के दरमियान हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में कल रात 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि ये फैसला मुमकिना सप्लाई बहरान के खदशात के बायस ही सिर्फ किया गया है? जी बहुत शुक्रिया। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इस रीजन में किसी और मुल्क ने इतनी ही इसी रेट से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई है? नहीं। श्रीलंका जवाब है नहीं, इंडिया नहीं, बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एक 1983 में एक फैसला हुआ था, एक वॉर डॉक्ट्राइन बनी थी कि 45 दिन का हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होने चाहिए ताकि इस तरह का कोई शाख आ जाए, कोई वार जैसे अभी चल रही है या कोई और ऐसी अनहोनी हो जाए तो इसका असर इम्पैक्ट अवाम पे ना आए। बाद में सितंबर 2006 में जनाब मुशर्रफ के दौर में उसको रिवाइज किया गया और ये फैसला किया गया कि ये 60 दिन तक ये इतने रिजर्व हमारे पास होने चाहिए ताकि इसका शाख लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन असल हकीकत है कि इसका जो कस्टोडियन था जिसने ये मेजर करना था कि हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो उनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व नीचे हैं या नहीं है, तो पता चला कि हमारे पास तो जी नहीं है। इस वजह से ये शॉक लोगों को लगा और मेरे ख्याल में इसका असर देखिए, आपके पास बड़े बड़े और इकॉनमिस्ट होंगे, क्या असर आएगा एक ब्रेड से लेके सब्जी से लेके हर चीज तक, ये तो एक कैलकुलेशन बड़ी लंबा काम है। लेकिन आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं, मैं इस चीज का भी नहीं गवाह हूं कि मेरे साथ 3 दफा मेरे साथ चाइनीज ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लोग मुझे डेलीगेशन लेके गए ओगरा में, 2022 की बात है। उन्होंने गोबड़ा पाकिस्तान ओगरा को ऑफर की कि हम कराची से लेके सुस्त बॉर्डर तक आपकी जितनी भी जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है इसको डबल कर देंगे, प्लस 50 मिलियन से लेके 100 मिलियन डॉलर तक खर्च करेंगे इसके ऊपर। और ये मैं कहूँगी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है क्या? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह आपके घर की अंडरग्राउंड वाटर टैंक है कि अगर सप्लाई नहीं आ रही, ट्यूबवेल की नहीं आ रही या किसी और जिस सोर्स से भी आता है, अगर 2-3 दिन तक नहीं भी आ रही तो आपके घर में पानी की तकलीफ ना हो। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल सही। ये अंडरग्राउंड वाटर एक टैंक बनाना चाहिए। आप यकीन करें कि ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हमने नहीं बिल्ड किए, आंखें बंद रखी। वजह ये है कि ज़ाहिर इसमें पैसे लगते हैं। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के जो पेट्रोल पंप जो भी आपको नजर आते हैं, पहले शेल था, पीएसओ, हाँ एक जो सरकारी कंपनी है पीएसओ, उससे मेंटेन। एक बात, दूसरी बात ये कि बड़ी जल्दी की गवर्नमेंट ने ये जो जितने भी जो हमारे ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट थे, आपका क्या हाल है, कल रातों रात हुई, कल ये परचेज करने इंटरनेशनल मार्केट। बिल्कुल सही। ये सऊदी अरब से, कुवैत से ही लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। अब भी तो पुरानी मार्केट पे एक हम ऑयल ले रहे थे, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है या चाहे क्रूड ऑयल है, बड़ी जल्दी की। ये किसी ने पूछा नहीं है। चूंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, मैं पार्लियामेंट में बात उठनी चाहिए थी थ्रू अपोजिशन, इस तरह कि आपने इतनी जल्दी ट्रांसफर कर दिया फौरन के फौरन इसमें ठीक। अब्बास साहब, इसमें दो चीजें जरा रहनुमाई फरमाएं। एक तो हुकूमत कल कह रही थी हम पे उतनी तनकीद करें जितनी हमारे पास इख्तियार है। एक ये चीज, अभी आपने दूसरे ममालिक की बात की, मैं देख रहा था ईरान में इस वक्त 5 रुपये 30 पैसे पर फी लीटर है,
ओमान में 172 रुपये पर है, कतर पे 144 रुपये पर है, पाकिस्तान में 321 पर है, यूएई के अंदर 186 पर है, चीन में 305 पर है, अमेरिका में 247 पर है, सऊदी अरब में 172 पर है। हम लेवी भी 100 रुपया दे रही हैं एडिशनल, जो गवर्नमेंट हमसे ले रही है, और सबसे ज़्यादा जो हाइक है वो भी पाकिस्तान के अंदर है। अब कमिंग टू द पॉइंट कि पाकिस्तान की अवाम ने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि हमेशा उसी को सज़ा मिलती है इस चीज़ की? आपके कंपैरिजन में प्लीज ईरान या ओमान या जो ऑयल पैदा करने वाले ममालिक को शामिल ना करें। हमारे साथ जो हमसाया मुल्क है, अगर पाकिस्तानी रुपए में देखा जाए तो वहां पे पेट्रोल की प्राइस आज भी 282 रुपए है। जी बिल्कुल। वहां हालांकि सिटीज चेंज होती है। जरा बांग्लादेश में कितनी है देखें, वहां पे उनका भी डिपेंडेंट इसी तरह मशरक़ वस्ता के इन्हीं ममालिक पे ऊपर है। वहां पे तब्दीली भी नहीं आई। इंडिया में 87 तक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रखे गए हैं, ताकि ये अगर शॉक कहीं आ जाए कि कहीं कोई स्ट्रेट बंद हो जाए, कोई लिंक खत्म हो जाए, अवाम तक इसका शॉक ना पहुंचे। और स्पेशली पाकिस्तान में अभी जो इन्होंने काम किया है, देखिए ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। सारे जितने भी जो टेलीविजन चैनल बात कर रहे हैं उसमें एक चीज मिसिंग है, वो ये है कि पाकिस्तान खुद इस वक्त जंग, हालती जंग में किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। क्या ख्याल है, हमारे जो एयरक्राफ्ट या जंगी जहाज जाते हैं उसमें पेट्रोल नहीं डलता? बिल्कुल सही। क्या हमारे जो टैंक जहां तक पॉसिबल है बॉर्डर्स पे, वहां पे उनके पेट्रोल नहीं डलता? हमारी आर्मी की जो लॉजिस्टिक जा रही है, बॉर्डर तक जा रहे हैं, वो गाड़ियों पे नहीं जाते? इस मौके पे, ऐसे क्रिटिकल मौके के ऊपर हमने कभी भी ये नहीं देखा कि जो एज पर मैंडेटेड था कि वो कितने होने चाहिए, यानी ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं इनको अपने रिजर्व अंडरग्राउंड टैंक्स में कितने रखने चाहिए थे, ये जिम्मेदारी ओगरा की थी। ओगरा ने चेक ही नहीं की। मेरा ख्याल है कि ये जिसे कहते हैं जी पेट में जो खंजर खोंपा है, ये हमारे इस ऑयल एंड गैस रेगुलेटर ने किया, क्योंकि मैंडेट इसका था, इसका ही काम था। अदरवाइज और क्या काम है? बिल्कुल क्या ठीक। आपका बिल्कुल ठीक। आपका क्या ख्याल है कि ओगरा या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जाके ऑयल एक्सप्लोर करते हैं या ऑयल निकालते हैं? चेक ही नहीं, करना है उन्होंने, अगर वो भी नहीं ठीक एक तरीके से चेक कर करना। रहे। बिल्कुल देखिए ठीक है। आपके घर में आप किसी बंदे की ड्यूटी लगाते हैं, यार देखना पानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक में है या नहीं है, वो चेक कर लेता है। बहुत सादा सी बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन भाई साहब, मेरी दूसरी बात तो, जी आज मेरा आप पेड़ आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं वो बदकिस्मत बंदा हूं जिसने आज से 3 साल पहले एक रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बना के दिया ओगरा को, कि चाहे पेट्रोल जैसे ही पाकिस्तान में, चाहे रिफाइनरी में आए या डायरेक्ट किसी और मार्केटिंग कंपनी में आए, आपके पास रियल टाइम डाटा आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। देखिए इसी पाकिस्तान में कितनी आपने सुनी होंगी बातें कि जी 40-30 लीटर की टैंक है और 45 लीटर का वो पेट्रोल पड़ गया। मेरा बेटा जो कि इस एआई में स्पेशलिस्ट है, आप यकीन करें कि इस ओगरा ने नहीं माना। हालांकि देखिए आपकी गाड़ी में भी तो फ्यूल गेज लगा हुआ है ना, वो फ्यूल गेज एग्जैक्टली वही चीज थी, उसको स्केल अप करना था। बिल्कुल ठीक। आपकी गाड़ी में जो फ्यूल गेज है, डिजिटल है या मैनुअल है, पता तो चलता है ना कि गाड़ी में पेट्रोल कितना है। हाँ। इस चीज को लेके आना था कि पाकिस्तान में हर बंदा उसको देख सके कि कितनी कितनी हमारी इस वक्त ऑयल की स्टोरेज है, किस लेवल पे कितना ऑयल है, और फिर जितना एक पेट्रोल पंप की नोजल से पेट्रोल निकलता है, क्या टैंक में इतना जा रहा है? मुझे अफसोस है कि अभी वो चेयरमैन चला गया। उस चेयरमैन ने आज आप मेरा ऑपेड देंगे, उसने बाद में मैसेज भेजा कि ये भाई साहब कीमा बना देंगे, दोबारा इसकी बात नहीं करें। आप काश इसको थोड़ा सा एड्रेस टिकर कर। की फॉर्म ठीक। अच्छा भाई साहब, थोड़ा सा मुझे आगे जाने का मौका दीजिएगा। अब जो कतर एनर्जी की जानिब से एलएनजी सप्लाई पर फोर्स मजूर का ऐलान किया गया है, क्या इसके बाद ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान को गैस और तवानाई के शोबे में फौरी दबाव का भी अब सामना होने जा रहा है? जी देखिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल में एक यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके इसी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में और ओगरा में हमने एक मास्टर प्लान बना के दिया था कि चाहे एलएनजी हो चाहे एलपीजी हो, देखिए ये तरीका है, आप सिर्फ मौका दें, इट्स अ क्लिक अवे, कि आपके ऊपर कोई शॉक आएगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन आप बार बार सुन लीजिए, कुछ ये चीजें बड़ी एक्सेप्शनल हैं, ये किसी और से नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो
जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में या ओवरऑल हैवली डोमिनेटेड बाय द ऑयल माफिया, ऑयल या एलएनजी इंपोर्टर माफिया है, वो बैठे हुए हैं। उनका काम एक ही होता है कि उनके मफादात को कोई जर ना पहुंचे। बिल्कुल ठीक। एक बात ये भी देखिए, रिकॉर्ड पे है कि 2013 से लेकर 2018 तक ये जब बात कर रहे थे एलएनजी के एग्रीमेंट में, तो एक बंदा तो कह रहा था कि प्लीज डोंट पुट ऑल एग्स इन वन इन बास्केट। वन बास्केट, ठीक। आपने खाली कतर से लिया, और आज आपके सामने मैंने 2-2.5 साल नैब में भी सर्व किया। आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जब एलएनजी आ रही थी 2018 में और 2017 में, अमेरिका से एलएनजी यहाँ पहुंची है $3 में और $6 पर MMBTU में, वो स्पॉट से बाइंग की गई थी। हम अगर इसको डाइवर्सिफाई करते, कतर से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ना करते, तो आज मैं शॉक ये ना पहुंचता। और खाली ये बात नहीं है, आज से 2-3 पहले कुछ पाकिस्तान के टॉप इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि खाली एलएनजी इंपोर्ट जो हम कतर से लेके आए बड़ी हाई प्राइस पे, इसका नुकसान पाकिस्तान को $50 बिलियन, $50 बिलियन का मतलब 15,000 अरब का नुकसान हो चुका होगा। देखिए बात ये कि पाकिस्तान में जिस जिसको मौका मिला उसने छोड़ा नहीं है। ये कौन साहब थे? ये वही साहब थे जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं और आजकल एक पार्टी को प्रोपगेट कर रहे हुए। आज तक चूंकि सारे लोग, चूंकि नैब के केसेस बने थे इनके ऊपर, लेकिन आपने नैब का कानून ही तब्दील कर दिए। अब आज देखें, अगर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो गैस की किसके ऊपर है? कतर पे है। कतर पे। और किसी और मुल्क से हमने एग्रीमेंट किया नहीं है। जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से भी किया हुआ है, अमेरिका से भी किया हुआ है, रशिया से भी किया हुआ है। और ये आपको इसको बात दो, ये 2013 से लेकर 2018 तक कहा था कि कतर खाली नहीं रहेगा, ये दुनिया में नंबर 1 आज ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 2 अमेरिका है, नंबर 3 कतर है। हमने खाली बातें सारी कतर में जाके रखी थी। एक दूसरी एक बात कभी कभी हमें सोचने का मौका मिलता है, जब कभी कतरी ऑफिशियल मिलते थे कि हम कहते थे इस्लामी उम्मा और ये वो, हमने उस एग्रीमेंट को कभी अमेंड नहीं कराया। जबकि इंडिया ने कतर के साथ जो एलएनजी का एग्रीमेंट था, पेट्रोनाटो की जो कंपनी थी, टॉप की थी, जैसे हमारे यहाँ पीएसओ है, उन्होंने 2014 में उसमें अमेंडमेंट कराई। अब रिजल्ट क्या निकल रहा है? रिजल्ट ये देखिए, पेट्रोल की कीमत, आप बेहतर आपके पास फीडबैक आ रही है, 55 पे लीटर पेट्रोल डीजल दोनों बढ़े। पाकिस्तान की तारीख में एक वक्त एक फौरी तौर के ऊपर ऐसा कभी नहीं हुआ जी। इसका शॉक क्या सोचा आपने? कंस्ट्रक्शन पे क्या आएगा, एक आदमी की ट्रांसपोर्टेशन में क्या आएगा, आपको बाजार में चीजें किस रेट से मिलेंगी? क्योंकि ये एक बेसिक चीज है, ट्रांसपोर्टेशन इज द बेसिक लाइन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बेसिक आपकी इकानमी को, एक आम बंदे की इकानमी को तो ये तबाह कर गए। देखिए अब जैसे आज के आप में लिखा है कि अफसोस की बात यह है कि ईरान अमेरिका जंग में हमने तो एक गोली चलाई, सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान को हो रहा है। और हम बगैर हमारा शायद एक खून भी एक कतरा भी खून का ना निकले, लेकिन हमें तो इन्होंने जीते जी मार। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल। अरशद अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच जी सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेट। नाज़रीन, ये मंजर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के दावों को हिला देने के लिए काफ़ी है। वो अमेरिका जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहता है, जो मिसाइलों, जंगी बेड़ों और एटमी हथियारों के गरूर में दुनिया को धमकाता है, और वही अमेरिका जिसका सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने ताकत के दावे करता है, उसी व्हाइट हाउस में एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने ताकत के तमाम दावों को सवाल बना दिया। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक ऐसी खुसूसी दुआया इजलास बुलाया गया। जी हाँ, वही ओवल ऑफिस जहाँ से जंगों के फैसले होते हैं, जहाँ से दुनिया को धमकी दी जाती है। वहीं सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईसाई पादरियों और मजहबी रहनुमाओं को जमा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में रॉबर्ट जेफरस, सैमुअल रॉड्रिगज और डेविड बैटन समेत इवेंजलिकल रहनुमा शरीक हुए, और उन्होंने सदर ट्रंप के गिर्द खड़े होकर उनके लिए दुआ की, उनकी रहनुमाई के लिए दुआ की, उनकी हिफाजत के लिए दुआ की, उनके फैसलों के लिए दुआ की। सोचिए ज़रा, वो शख्स जो दुनिया को ताकत दिखाता है, जो ईरान को ललकारता है, वो ये दावा करता है कि वो दुश्मनों को मिटा सकता है। उसी शख्स के गिर्द
आज लोग खड़े होकर उसकी जान की हिफाजत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। यही वो सुपर पावर है जो दुनिया को ताकत का सबक पढ़ाती है। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर है, ऐसी सुपर पावर जो ना किसी फौज की मोहताज है, ना किसी मिसाइल की, ना किसी एटम बम की। वो सुपर पावर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। वो सुपर पावर जिसके कुन फयकून पर पूरी कायनात का निज़ाम चलता है। वो सुपर पावर जिसके एक इशारे पर ज़माने बदल जाते हैं। वो सुपर पावर जिसकी मर्जी के बगैर कायनात का एक ज़र्रा भी हरकत नहीं कर सकता। यही वो असल ताकत है जिस पर सारा दारोमदार है और जिसके फैसले के आगे सब इंसान, बादशाह और नाम नहाद सुपर पावर सब बेबस हैं। अरशाद बारी ताला है, ए अल्लाह तू ही बादशाही का मालिक है, तू जिसे चाहे इक्तदार देता है और जिससे चाहे इक्तदार छीन लेता है। कुरान हमें एक और जगह याद दिलाता है, जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो सिर्फ कहता है कुन और वो फयकून हो जाती है। यह वही असल सुपर पावर है जिसके सामने दुनिया की हर ताकत बेबस है, जिसके सामने हर बादशाह झुक जाता है, जिसके फैसले के आगे कोई ताकत नहीं ठहर सकती। दुनिया की सुपर पावर्स बदलती रहती हैं, ताकत के तख्त गिरते रहते हैं, लेकिन अल्लाह की ताकत हमेशा कायम रहती है। इसके साथ ही मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।